हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं प्रमुख साहित्यकार का चौथा भाग। इससे पहले के 3 भागों में हम 9 कवि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सिलेबस में टोटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 23 कवि दिए गए हैं, जिसमें 9 कवि हम समाप्त कर चुके हैं। 3 कवि आज हम समाप्त कर चुके हैं, आज कर चुके होंगे। और इससे पहले हिंदी भाषा का विकास और वर्णमाला चैप्टर में स्वर वाला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा हिंदी का आएगा उसमें हम व्यंजन वाला चैप्टर करने वाले हैं। और इससे पहले के सारे महत्वपूर्ण लिंक, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करिए। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, सामान्य हिंदी, आधुनिक भारत, पॉलिटी इत्यादि सभी के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं। हिंदी का सिलेबस हमारे उसके अंदर जो साहित्य वाला हिस्सा है उसके सारे कवि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 23 कवि दिए गए हैं, जिसमें से 9 कवि हम निपटा चुके हैं। 3 कवि आज हम करने वाले हैं, जिसमें महादेवी वर्मा जी, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, हरिशंकर परसाई जी और मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। ये सारे फैक्ट आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। ये भी एक छायावादी कवि हैं। छायावाद के टोटल 4 कवि थे, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी। पंत में सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी आते हैं। महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड जितने फैक्ट मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है आपने याद रखना है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला पॉइंट है, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में हुआ है। जबकि इनका निधन आपने याद रखना है, इनका निधन हुआ है 11 सितंबर 1987 को। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला जी ने कहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता जी का नाम हेमरानी देवी, जबकि इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माता पिता तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद करें न करें, लेकिन पति ज़रूर याद रखना है आपने। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है 1956 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई है। साहित्य अकादमी फेलोशिप, और साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी रचना यामा के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली ये पहली महिला है। पहले मेल अगर या पहले व्यक्ति अगर पूछे जाएंगे वो तो हमारे सुमित्रानंद पंत जी, जो हिंदी के लिए पहले व्यक्ति हैं। हिंदी के लिए पहली महिला अगर पूछी जाएंगी तो महादेवी वर्मा जी हैं। 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे प्यारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 1977 में इन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। 1984 में इन्हें BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में महिलाओं के लिए कवि सम्मेलन प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? महादेवी वर्मा जी को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने महिलाओं की पत्रिका चांद का संपादन भी किया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1968 में निर्देशक मृणाल सिंह जी ने इनकी कहानी वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म बनाई है, जिसका नाम था नीले आकाशेर नीचे, नीले आकाशेर नीचे। 1936 में
और रामगढ़ में बने इनके जो भवन है, जो इनका घर था, इसे इन्होंने मीरा मंदिर नाम दिया था। तो वर्तमान में ये महादेवी वर्मा संग्रहालय है। ये रामगढ़ कहाँ? हमारे नैनीताल में स्थित है। चीन आक्रमण के विरोध में इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इनकी कुछ रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इनके देखते हैं काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह आपको बताएं इनके। तो काव्य संग्रह में सबसे पहले है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ये ध्यान देंगे आप लोग, इन सभी का संकलन यामा नामक पुस्तक में किया गया है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, यामा में इन सभी का ही संकलन है। यामा वही रचना है जिसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली काव्य रचना है इनकी दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, जो कि मरणोपरांत इनके निधन के बाद 1990 में प्रकाशित हुई है। तो ये स्टार्टिंग की 3 रचनाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यामा की वजह से आपने याद रखना है। स्टार्टिंग की 4 रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, आपने कोड से याद रखना है। तो NRNS करके इसको याद रख सकते हैं आप। एन से निहार, आर से रश्मि, एन से नीरजा और एस से सांध्य गीत। अब इनके कुछ बाल साहित्य देखते हैं जो कि इनके हैं। ठाकुर जी बोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनके कुछ संस्मरण हैं, इसमें पथ के साथी, मेरा परिवार शामिल है। इनके कुछ रेखा चित्र हैं जिसमें अतीत के चलचित्र, काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया। स्मृति की रेखाएं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। इनके निबंध संग्रह हैं, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, काफी इंपॉर्टेंट। और इनकी कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, गिल्लू, इसको भी आपने ध्यान रखते हुए चलना है, गिल्लू। तो महादेव वर्मा जी के बारे में समाप्त होता है। अब अगले कवि की तरफ बढ़। अगले कवि हैं हमारे आज के हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका में संपादन भी किया हुआ है। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इनके कुछ साहित्यिक संग्रह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके निबंध देखते हैं। तो निबंध है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन से, काफी इंपॉर्टेंट, माटी कहे कुम्हार से, काफी इंपॉर्टेंट, बेमानी की बात, काफी बेमानी की परत, और प्रेमचंद के फटे जूते, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट करे से। अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। इनके कुछ उपन्यास हैं, तीनों के तीन उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। इनकी कुछ लघु कहानियां भी देखते हैं जिसमें चंदे का डर, दानी, अपना पराया, रसोई और समझौता। अंतिम फैक्ट इनसे रिलेटेड है, 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं अगले कवि हमारे आज के हमारे तीसरे और अंतिम कवि हैं। एक कवि परिचय सीरीज का चौथा भाग है। हर सीरीज में हम 3 कवि निपटाते हैं और ये सीरीज भी लगातार चलती रहेगी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के तीसरे और अंतिम कवि देखते हैं हम मनोहर श्याम जोशी जी। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में हुआ है। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इन्होंने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। इनकी पहली कहानी 18 वर्ष की उम्र में नीली ऑस्टिन नाम से छपी थी। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू, इसका भी संपादन किया हुआ है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपने ध्यान रखना है क्याप। इस रचना के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसकी बात हो रही है? मनोहर श्याम जोशी जी। रचना का नाम क्या है? क्याप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें 2005 में इसी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनका एक प्रसिद्ध कथन है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ध्यान देना आपने। मैंने अपनी अपेक्षाओं से कमतर लिखा है। अगर पूछा जाए ये किसका कथन है तो मनोहर श्याम जोशी जी का है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है कसब, कुरुकुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, काफी इंपॉर्टेंट, हमजात, क्याप, काफी इंपॉर्टेंट, कौन हूं मैं, हरिया हरकुलिस की रानी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके सारे उपन्यास जरूर याद रखें आप। अब इनसे रिलेटेड प्रमुख धारावाहिक हैं। तो सबसे पहला धारावाहिक इनका है हम लोग, जो दूरदर्शन पर आने वाला पहला धारावाहिक है सन 1984। ध्यान देंगे 7 जुलाई 1984 को इसका पहला एपिसोड आया था दूरदर्शन में। 1984 आप लोग बिल्कुल सही कर दें, यहाँ पे गलत दिख रहा होगा आपको, 1984। अगला इनका धारावाहिक है बुनियाद, काफी इंपॉर्टेंट, कक्का जी कहीन, हमराही, जमीन आसमान,
गाथा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपने इनको ध्यान देना है। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। उसमें है हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार। अब इनके कुछ यात्रा संस्मरण भी हैं जो इन्होंने यात्रा करी होंगी, उनसे रिलेटेड जानकारी अपनी यादगारी उन्होंने रचनाओं में लिखी है, तो उनके बारे में देखते हैं और कवि परिचय आज का हमारा समाप्त होगा। तो मनोहर श्याम जोशी जी के यात्रा संस्मरण है। सबसे पहले पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, क्या हाल है चीन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और चीन यात्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। हिंदी व्याकरण की सीरीज लगातार ऐसे चलती रहेगी, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। आप लोग नोट्स देख रहे होंगे, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जा रहे हैं। कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी, ये सीरीज हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं, जिनके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा। वीडियो फ्री है, हमेशा फ्री रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो कवि परिचय वाली सीरीज में जो 23 कवि थे उसमें से 12 कवि हम निपटा चुके हैं। इसी प्रकार 3-3, 4-4 कवि करके हम सारे कवि निपटाएंगे और व्याकरण की सीरीज भी चलती रहेगी। अगला हिंदी का जो लेक्चर आएगा उसमें हम वर्णमाला सीरीज का दूसरा भाग यानी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि भी हमने पढ़नी है, उससे भी हम कवर करेंगे। उसके बाद ये सीरीज भी लगातार चलती रहेगी। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा बनता है वो शब्द वाला बनता है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।